नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्ष अपनी आसन्न हार देखकर एक तरह से कहिए किंग कर्तव्य विमूढ़ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो उसको लगा कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही संदेहास्पद बना दो। पहले सवाल उठाया कि बीजेपी जो 370 और एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसका मतलब क्या उनको नतीजा पहले से मालूम है? फिर चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग पर सवाल तो जो है और उसको घेरने की कोशिश तो चुनाव की घोषणा शुरू होने से पहले से कर दी गई थी। जब एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी तो उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि जो है संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए कि कैसे चुनाव आयुक्तों का चयन हो। सरकार ने कमेटी बनाई, तो उसको लेकर कि इसमें चीफ जस्टिस क्यों नहीं है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग पर हमला हो रहा है। सबसे लेटेस्ट हमला हुआ जो पहले 2 चरण मतदान के बाद जो चुनाव प्रतिशत की फिगर्स दी गई चुनाव आयोग की ओर से, उस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया और जिस तरह से आक्षेप लगाया चुनाव आयोग पर कि क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहता है, उसका बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया चुनाव आयोग ने। कहा कि ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को विशिएट करने की कोशिश है, ये अराजकता पैदा करने की कोशिश है। चुनाव आयोग ने प्रमाण सहित बताया कि कैसे चुनाव प्रतिशत के जो आंकड़े हैं उनमें एक बार मतदान होने के बाद कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता, और जो फिगर चुनाव आयोग के पास आती है वही फिगर हर पार्टी के हर उम्मीदवार या जितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं सबके पास होती है। केवल टेबुलेशन ज़रूरत होती है, हर बूथ का वोट गिनने की ज़रूरत होती है। चुनाव आयोग के इस जवाब पर जब कोई बात चली नहीं, कोई मामला आया नहीं, कोई बात बनी नहीं, लोगों तक वो बात पहुंची नहीं, तो उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह उठाया जा रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों नहीं दिया, उस पर भाजपा को नोटिस क्यों नहीं दिया, और पक्षपात हो रहा है। बिना आधार के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वो पार्टी लगा रही है जो अपने शासन के 50-55 सालों में लगातार चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री द्वारा करती रही है, कभी सवाल नहीं उठाया। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो पैनल है उसको व्यापक किया गया है। उसमें जो है नेता प्रतिपक्ष या फिर जो है लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता है उसको भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री भी होंगे और उसके अलावा प्रधानमंत्री का नियुक्त किया हुआ एक केंद्रीय मंत्री भी होगा। तो वो पैनल बड़ा हो गया। उसके अलावा उससे पहले 5 लोगों का एक सर्च पैनल बनाया गया है जो पैनल बनाकर देगा कि इनमें से किसी को नियुक्त किया जाना चाहिए। वो पार्टी उठा रही है ये सवाल जिसने एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था मोहिंदर सिंह गिल को, MS गिल, आपको याद होगा। MS गिल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्हीं के समय में ये EVM का प्रोसेस शुरू हुआ, EVM से वोटिंग शुरू हुई। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने EVM हैक करने के लिए EVM से जो है चुनाव शुरू किया था? तो मोहिंदर सिंह गिल जब रिटायर हुए, आमतौर पर संवैधानिक पद से रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लिया जाता, ये परंपरा रही है, ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है। मोहिंदर सिंह गिल को कांग्रेस में शामिल कराया गया, उनको 12 साल तक राज्यसभा का सदस्य रखा गया। 2004 से 2016 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे कांग्रेस पार्टी के, और फिर केंद्र में मंत्री भी बने। तो जो चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनका अतीत भी देख लीजिए किस तरह का रहा है। जो सबसे चर्चित मुख्य चुनाव आयुक्त रहे उनके बारे में 2 बातें बताना जरूरी है। TN शेषन की बात कर रहा हूँ। TN शेषन ने चुनाव आयोग का जो रुतबा है उसको कायम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव आयोग उससे पहले दंतहीन विषहीन एक संस्था हुआ करती थी जिसका कोई असर नहीं था, जिसकी कोई नहीं सुनता था। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद TN शेषन ने उस गरिमा को, चुनाव आयोग की जो संवैधानिक ताकत है, उसको स्थापित किया। उसके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया, जब लगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में TN शेषन को बर्दाश्त करना या काबू में रखना मुश्किल हो रहा है, तो चुनाव आयोग का दायरा बढ़ा दिया गया।
चुनाव आयोग को बहु सदस्यीय बना दिया गया। एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, बाकी चुनाव आयुक्त तो नहीं होते थे उस समय तक। तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया, 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। और उसके बाद ये कहा गया कि किसी को वीटो पावर हासिल नहीं होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है फर्स्ट एमंग इक्वल है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है। तो टीएन शेषन को टेम करने के लिए, उनको काबू में रखने के लिए, उनको झुकाने के लिए बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। 2 ऐसे सदस्य बनाए गए जो कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार के कहने में हो और उसके अनुसार जो है बहुमत से फैसला होना था। तो टीएन शेषन जो है अल्पमत में चले गए। लेकिन दूसरा मुद्दा, टीएन शेषन बाद में रिटायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने। कहां से? गांधीनगर से। लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े। वो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयुक्तों पर और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी जो है हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के विरोध में न जाए तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुप्रीम कोर्ट जो है सही फैसला नहीं कर रहा है, उसने देश के संविधान और कानून के साथ समझौता कर लिया है। इसके अलावा किसी भी संस्था का आप नाम ले लीजिए और उस पर अगर सवाल न उठाया हो कांग्रेस ने तो कहिए। तो चुनाव में हार सामने दिखाई दे रही है। कोई नया नैरेटिव आप गढ़ नहीं पाए हैं, कोई नया विमर्श आप खड़ा नहीं कर पाए हैं। आपका विमर्श एक ही है, मोदी विरोध। तो आप न चाहते हुए भी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी है। 2 पक्ष हैं, एक मोदी को लाने वाला और एक मोदी को रोकने वाला। तो पूरा विपक्ष मोदी को रोकने वाला है, वो बात समझ में आती है। ठीक है, आपके विरोधी हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं, प्रधानमंत्री पर जिस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप किए जा रहे हैं। कल यानी बुधवार को लखनऊ में इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालांकि इंडिया अलायंस जो है केवल 2 पार्टियां उसमें शामिल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गए। जाना था अरविंद केजरीवाल को भी, लेकिन स्वाति मालीवाल वाले मामले के उछलने के कारण अरविंद केजरीवाल ने घर में रहना पसंद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ जाने की बजाय। जब से ये मामला उछला है तब से अरविंद केजरीवाल घर में बंद है। ये तो नहीं कह सकते कि नज़रबंद है, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने को नज़रबंद सा कर लिया है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, आप देखिए, बीजेपी ने 400 का नारा जो दिया वो एक स्ट्रेटेजिक जो है वो पहल थी। उसमें पूरा विपक्ष फंस गया है। पूरा विपक्ष रोज़ ये बताता है मीडिया को और आम सभाओं में लोगों को बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें यानी एनडीए के 400 सीटें नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है वो सही नहीं होने जा रहा है। तो पूरा इलेक्शन कैंपेन विपक्ष का नेगेटिव हो गया है, नकारात्मक हो गया है। और लगातार वो 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी लोगों को याद दिला रहा है, भले ही उसके विरोध में, लेकिन लगातार उसकी याद दिला रहा है। और बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, जिस तरह का, देखिए हर पार्टी अपने पक्ष में दावा करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का, सरकार बनाने का, बहुमत में आने का और पिछली बार से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने का। इस सब में कोई बुराई नहीं, कोई गलती नहीं है। चुनाव के समय ये होता ही है, स्वाभाविक बात है। लेकिन दावा जब आप करते हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया पश्चिम बंगाल में, उन्होंने दावा किया कि 380 सीटों का चुनाव हो चुका है चौथे चरण के मतदान तक, और इन 380 में से 270 सीटें लेकर बीजेपी बहुमत प्राप्त कर चुकी है। तो बीजेपी जो है पिछली बार भी वो बहुमत से ज़्यादा यानी 303 सीटें उसको मिली थी। तो उसका दावा जो है अपनी पिछली परफॉर्मेंस के करीब नज़र आता है। तो उस पर थोड़ा भरोसा होता है। अगर आप बीजेपी के समर्थक नहीं हैं तब भी भरोसा कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा कि नहीं वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये संभावना के दायरे में है। तो उनका दावा जो है वो तथ्यों पर आधारित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कुछ कहा वो भाजपा जो हासिल कर चुकी है, और एक नहीं 2-2 चुनाव में हासिल कर चुकी है, 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और
1984 के बाद कांग्रेस कभी 272 के आंकड़े के आसपास नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए उनके दावे में दम नजर आता है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा किया, उस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं और ये उससे आपको समझ में आएगा कि कितनी नॉन सीरियस बात करते हैं अखिलेश यादव। राजनीति को लेकर वो कितने नॉन सीरियस हैं। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 5 साल तक उसका मुख्यमंत्री रहा है, वो इस तरह की बातें करें जो गली मोहल्ले का नेता भी करने से संकोच करेगा। तो अखिलेश यादव से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, तो उनका कहना था 79। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अखिलेश यादव और उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1992 में, तब से लेकर आज तक आधी सीटें भी नहीं कभी जीत पाए, 40 सीटें भी नहीं जीत पाए। और 79 के दावे तक नहीं रुके। उन्होंने कहा, काशी का नाम लेने में उनको संकोच हुआ, तो उन्होंने कहा क्योटो। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जापान का एक शहर है क्योटो, और बड़ा साफ सुथरा शहर है, उसके मेयर को बुलाया था और वहाँ के प्रधानमंत्री भी आए थे कि काशी को क्योटो जैसा बनाएंगे। तो उस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा क्योटो में हम लड़ाई में हैं। तो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष लड़ाई में है, ये दावा वही कर सकता है जिसको ज़मीनी हकीकत का कुछ पता नहीं हो। और 80 में 79 का दावा वो कर सकता है जो सपनों की दुनिया में रह रहा हो। तो अखिलेश यादव के साथ यही स्थिति है। उनकी अपने परिवार की सीटें फंसी हुई हैं। उधर गांधी परिवार का पूरा चुनाव प्रचार सीमित हो गया है अमेठी और रायबरेली तक। पूरी पार्टी लगी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। सोनिया गांधी जो है पुराना एल्बम देख रही हैं, उसका वीडियो बन रहा है राहुल गांधी के साथ। प्रियंका वाड्रा रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, उनको ड्यूटी दी गई है। उसके अलावा सचिन पायलट की ड्यूटी लगाई गई है। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो अमेठी और रायबरेली तक उनका चुनाव प्रचार सीमित हो गया है। वो पार्टियां दावा करें कि वो 80 में से 79 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही हैं, तो इस पर कौन भरोसा करेगा। आपको खोजे हुए कोई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का एक गंभीर नेता नहीं मिलेगा जो इस बात की तस्दीक कर सके, इस बात का समर्थन कर सके कि अखिलेश यादव ने जो दावा किया वो सही हो भी सकता है। मैं तो होने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं संभावना की बात कर रहा हूं। वो संभावना के दायरे में भी नहीं है, असंभव बात बोली है अखिलेश यादव ने। इससे उन्होंने अपनी छवि गिराई है। अगर वो कहते कि हम 35, 40, 50 सीटें जीतेंगे तो लोग मान सकते थे, शायद एक बार को उनके कम से कम समर्थक ये मानते कि वो गंभीरता से कह रहे हैं इन सीटों पर हो सकता है पार्टी लड़ाई में हो और अच्छी स्थिति में हो। लेकिन 80 में से 79 सीटें, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए इस तरह की बातें करना, उनको लगा होगा कि वो बड़ी गंभीरता से और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसी बात जो और कोई नेता नहीं कह पाएगा। तो विपक्ष की ये हताशा दिनों दिन जैसे जैसे जो है 5वां, 6ठा, 7वां चरण नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। विपक्ष को लग रहा है कि बाजी हाथ से निकल रही है, तो कोशिश करो किसी तरह से पैर खींचकर बीजेपी का उसको नीचे लाने की। हम तो नहीं बढ़ पाएंगे, ये उन्होंने मान लिया है। तो इस तरह के नैरेटिव आ रहे हैं जिन पर आपको विश्वास करने में भी दिक्कत हो, जिन पर विश्वास तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूं विचार करने में भी दिक्कत हो। इस तरह की स्थिति में विपक्ष को मैंने इससे पहले किसी चुनाव में नहीं देखा, किसी लोकसभा चुनाव में नहीं देखा है। तो आज का जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, वो नेतृत्व विहीन है, वो विचार विहीन है और उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उसके पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं है, उसके पास नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की काट की कोई योजना, कोई मॉडल है नहीं। तो वो सिर्फ जो है नकारात्मक बातें कर रहा है। तो पूरा चुनाव प्रचार विपक्ष का नकारात्मकता पर निर्भर है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।